नमस्ते। हमने पिछले टॉपिक में मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं को पढ़ा था कि उसने कौन कौन सी योजना बनाई और उसकी योजनाएं किस तरह से असफल रही। आज हम देखें कि उसकी जो विदेश नीति थी वो किस प्रकार से थी। जैसे कि हम देखते हैं कि खुरासान विजय की उसने असफल योजना बनाई, और अलाउद्दीन की भांति वह भारत के विदेश देशों को जीतना चाहता था और अपने शासन के प्रारंभ में ही उसने खुरासान, इराक व ट्रांस आक्सिनिया को जीतने की योजना बनाना प्रारंभ की। और इसका कारण यह था कि कुछ जो खुरासान अमीर थे उसकी अफवाहतापूर्ण उदारता से आकृष्ट होकर उसके दरबार में आ गए थे और वे उसको उत्तेजित किया कि आप वहाँ जाकर खुरासान जीतें। तो मोहम्मद तुगलक ने खुरासान जीतने के लिए 3,70,000 की एक विशाल सेना एकत्रित की और 1 वर्ष का उनको एडवांस वेतन दे दिया राजकोष से। लेकिन यह योजना उसकी क्रियान्वित न हो सकी और इसका जो आर्थिक बोझ था वह सर सुल्तान में पड़ा और आर्थिक कारणों से इस सेना को बर्खास्त करना पड़ा। तो हम देखते हैं कि खुरासान विजय की जो योजना थी वह भी इसको त्यागनी पड़ी। अब जो दूसरी जो योजना थी उसकी नगरकोट की विजय, 1337 में नगरकोट की विजय उसने की। पंजाब के जो कांकड़ा ज़िले में एक पहाड़ी पर नगरकोट का किला था और अलाउद्दीन इसे नहीं जीत पाया था। यहाँ एक हिंदू राजा राज्य करता था और 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण कर उसे जीता और वहाँ के राजा ने समर्पण कर दिया, जिससे किला उसको लौटा दिया गया। नेक्स्ट जो विजय थी उसकी कराजल पर 1337-1338 में आक्रमण। यहाँ एक हिंदू राजा राज्य करता था और वहाँ उसने आक्रमण किया और जिससे वहाँ ज़्यादा वर्षा हुई, वर्षा से उसे भारी हानि उठानी पड़ी। बाध्य होकर उसे वापस लौटना पड़ा, लेकिन उस राजा से युद्ध के हर्जाने के रूप में उसने भारी रकम को वसूल लिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 विजय की। चीन के साथ उसके संबंध किस प्रकार से थे उसकी विदेश नीति में हम देखें कि 1341 में चीनी सम्राट जो तैगुन तिमोर ने अपना एक राजदूत दिल्ली भेजा और हिमाचल के कुछ प्रदेशों में बौद्ध मंदिरों का जीर्णोद्धार करने की आज्ञा मांगी। और ये मंदिर जो उसकी कराजल अभियान थे जिससे ध्वस्त हो गए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी आज्ञा दी। अब दिल्ली सुल्तान ने भी इब्न बतूता को अपना एक राजदूत बनाकर, जो अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता मोरक्को निवासी, उसको अपना राजदूत बनाकर चीन के मंगोल सम्राट के दरबार में उसने भेजा और जुलाई 1342 में चीन के लिए उसने प्रस्थान किया और 1347 में वह भारत लौट के आया। और चीनी सम्राट को उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने इस शर्त पर जीर्णोद्धार करने की आज्ञा दी कि वह जजिया कर जब तक अदा नहीं करेंगे तब तक वह जीर्णोद्धार नहीं हो सकता। तो इस तरह से उसने ये कार्य किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मंगोलों के भी आक्रमण काफ़ी बढ़ गए थे और मंगोल जो नेता तरमाश्री था उसने जब आक्रमण किया तो ऐसा लगता है कि उसको उस रिश्वत देकर मोहम्मद बिन तुगलक ने लौटा दिया। तो हम देखते हैं कि अभी जो बलबन के समय और अलाउद्दीन के समय जो प्रतिरोध की नीति थी कि मंगोलों का पूरी तरह से प्रतिरोध किया जाएगा, वह इस मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये प्रतिरोध की नीति त्याग दी गई थी। तो हम देखते हैं कि मंगोल काफ़ी आक्रमण बढ़ गए। अब मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत में जगह जगह विद्रोह होने लगे। जो उसके प्रारंभिक विद्रोह थे उसमें सुल्तान का जो चचेरा भाई था बहाउद्दीन गुरशब, उसने विद्रोह किया गुलबर्गा के निकट सागर का वह सूबेदार था। तो 1327 में उसको पराजित करके उसकी जीवित खाल उधेड़ दी गई। तो इस तरह से ये विद्रोह दमन किया गया। दूसरा विद्रोह रहा कोंडन, पूना के निकट आधुनिक जो सिंहगढ़ है वहाँ का एक हिंदू सामंत था, उसको पराजित किया गया और उसने वापस अधीनता को स्वीकार कर लिया। मुल्तान के सूबेदार बहराम आइबा ने जिसके अधिकार में उच्च व सिंध थे,
उसको भी पराजित करके उसके विद्रोह का दमन कर दिया गया। तो इस तरह से विद्रोहों का दमन मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया। लेकिन धीरे धीरे उसके दरबार, उसके जो जो राज्य था, उसमें बहुत ज़्यादा विद्रोह होने लगे और जगह जगह विद्रोह होने लगे। क्यों होने लगे? क्योंकि सूबों की संख्या काफ़ी अधिक थी और सुल्तान की जो कर बढ़ाने की जो नीति थी और जनता को क्रूर दंड देने की जो नीति थी, राजधानी परिवर्तन आदि इसके सुधार थे, जिससे लाभ लोगों ने उठाया और लोगों ने लाभ उठाकर इसके समय अनेक विद्रोह हुए। जैसे 1335 में सैयद जलालुद्दीन एहसन ने मामर में विद्रोह किया। लाहौर का सूबेदार अमीर हलाजू पराजित करके मार डाला गया। दौलताबाद का सूबेदार के पुत्र हुशंग ने 1335-36 में विद्रोह किया, जिसने समर्पण कर दिया और बाद में क्षमा कर दिया गया। बंगाल में अमीर अल मुबारक ने लखनौती में विद्रोह किया और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और बंगाल दिल्ली से पृथक हो गया। 1338-39 में बीदर के सूबेदार नुसरत खां हारा गया और उसकी जागीर को जब्त कर लिया गया। 1339-40 में गुलबर्गा में अली शाह पराजित हुआ और गजनी निर्वासित कर दिया गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि बार बार विद्रोह हुए। अवध का सूबेदार जो आइन उल मुल्क मुल्तानी, जिसने एक महत्वपूर्ण किताब भी लिखी आइन उल मुल्क मुल्तानी ने, उसका जो विद्रोह था वो सबसे अधिक भयंकर था, क्योंकि ये महत्वपूर्ण अमीर था और अलाउद्दीन के समय महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुका था और उच्च कोटि का विद्वान व कानूनी पंडित था। तो हम देखते हैं कि इसने जब विद्रोह किया तो तुगलक ने इसका दमन कर दिया। इसको 1340-41 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अवध का जो सूबेदार था, ये आइन उल मुल्तानी, इसको दौलताबाद हस्तांतरित कर दिया गया। तो इसने इस बात पर विद्रोह कर दिया गया, लेकिन बाद में बंदी बना लिया गया और अपमानित किया गया। लेकिन सुल्तान को विश्वास था कि ये हृदय से पूर्ण विद्रोही नहीं है, इसलिए इसको जीवित रहने दिया गया। और भी अन्य विद्रोह हुए। जैसे हम देखते हैं कि इस समय विजयनगर के हिंदू राज्य की नींव पड़ी। दक्षिण में 1336 में हरियर और बुक्का नामक संगम के दो पुत्र थे, उन्होंने विजयनगर राज्य की नींव डाली। देवगिरी की जनता ने 1345 में विद्रोह किया। एक विद्रोही विदेश अमीरों का हुआ जो अमीर सदा कहलाते हैं। उनके विशेषाधिकार का उपभोग करते थे वो। तो उनके विशेषाधिकारों को जब मोहम्मद बिन तुगलक ने रोक दिया तो मालवा के सूबेदार अजीज उमर को उनका वध करने को कहा गया। अजीज ने धोखे से उनमें से अनेकों की हत्या कर दी। इससे गुजरात के जो विदेशी अमीर थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया और अजीज को पकड़कर मार डाला। मोहम्मद स्वयं उनका उपद्रव दबाने गया और विद्रोहियों को पराजित किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अमीर सदा पराजित हुए। इस तरह बहमनी राज्य जो था, बरार, खानदेश, मालवा, देवगिरी, इस जगह जगह उसके समय विद्रोह होने लगे। गुजरात का जो विद्रोह था उसमें उसकी मृत्यु भी हुई। सुल्तान स्वयं गुजरात गया और उसने तागी नामक विद्रोही को खड़े कर सिंध में ठट्टा में शरण लेने को बाध्य कर दिया। मोहम्मद तुगलक की शासन व्यवस्था को पुनर्संगठन करने के लिए और गिरनार को जीतने के लिए आया। तो हम देखते हैं कि गुजरात के जो विद्रोह था उसका उसने दमन, और मोहम्मद तुगलक 3 वर्ष गुजरात में ठहरा। इसके बाद उसने तागी को दंड देने के लिए वह सिंध की ओर गया और वहां पहुंचकर वह बीमार हो गया। 20 मार्च 1351 को उसका वहां देहांत हो गया और इतिहासकार बदायूनी ने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक का अंत हुआ। अब हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का चरित्र कैसा था। चरित्र के बारे में वाद विवाद है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक अच्छा प्रशासक था या सुधारवादी था। उसके चरित्र के बारे में अनेक इतिहासकारों ने काफ़ी विवरण दिया। जैसे बरनी जो एक उलेमा था और इब्न बतूता आदि सुल्तान के निकट जो थे, उन्होंने उसके दोषों का, व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व है, उसके गुणों का परस्पर विरोधी विवरण मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र के बारे में लिखा जाता है। कुछ ने के लिखा, जैसे एल्फिस्टन है। एल्फिस्टन के बारे में कहा जाता है कि
कि वह, उन्होंने लिखा कि क्या वह पागल था। मोहम्मद तुगलक के कुछ अंश में पागलपन विद्यमान था, एल्फिस्टन ऐसे लिखते हैं। अन्य यूरोपीय लेखकों ने भी उसका समर्थन किया, जैसे हेवेल है, एडवर्ड थॉमस है, विसेंट स्मिथ है। वह ये मानते हैं कि उसके चरित्र में थोड़ा पागलपन विद्यमान था। बर्नी और इब्न बतूता के इन कथनों को कि सुल्तान के महल के सामने सदैव कुछ लाशें पड़ी दिखाई देती है और वह साधारण अपराधों के लिए भी मृत्युदंड दे दिया करता था, इसलिए वह उससे पागल ठहराते हैं। लेकिन A.L. श्रीवास्तव ने लिखा कि उसकी गलतियों का कारण उसका पागलपन नहीं था, बल्कि साधारण और भीषण अपराधों के अंतर को समझने में वह असमर्थ था। इसकी गलतियों का कारण पागलपन नहीं, बल्कि संतुलन का अभाव था। और मध्य युग में हम देखते हैं कि अनेक ऐसे सुल्तान रहे हैं जो रक्तपात के लिए प्रसिद्ध रहे या फेमस रहे, तो हम उसे मोहम्मद बिन तुगलक को पागल नहीं ठहरा सकते। अब कुछ विद्वान कहते हैं कि क्या वह रक्तपाती था। बर्नी लिखता है कि मोहम्मद तुगलक को रक्तपात में आनंद आता था, और लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यह आरोप बर्नी ने लगाया था, और बर्नी उस उलेमा वर्ग का सदस्य था जिसको मोहम्मद तुगलक ने विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया था और उनके एकाधिकार को चुनौती दी थी। तो हम देखते हैं कि ये जो आरोप लगाया गया, यह भी उस पर सही नहीं है कि वह रक्तपाती था। अब हम देखेंगे क्या वह नास्तिक था। क्या वह नास्तिक था? ये आरोप बर्नी ने लगाया कि बर्नी लिखता है कि सुल्तान की धर्म में और कि इस्लाम में आस्था नहीं रही और उसका आचरण इस्लाम के सिद्धांतों के प्रतिकूल रहा। लेकिन इब्न बतूता का कहना था कि मोहम्मद तुगलक दैनिक नवाजों और इस्लाम द्वारा निर्धारित अन्य कृतियों के संबंध में अत्यंत साधारण या सावधान था। वह अपने धर्म के सिद्धांतों, शिक्षाओं और व्यवहारिक नियमों का कठोरता से स्वयं भी पालन करता था और सभा में भी पालन कराता था। यहाँ तक कि दैनिक नमाज न पढ़ने वालों को भी उसने दंडित किया। तो A.L. श्रीवास्तव ने लिखा कि सत्य यह है कि अपने प्रारंभिक जीवन में मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ संदेहों ने घेर लिया और उसका व्यवहार संदेहवासी का था। लेकिन सुल्तान बनने के कुछ दिनों के उपरांत उसका व्यवहार सामान्य हो गया और उसका संदेह जाता रहा और वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान की तरह जीवन जीने लगा। तो हम देखते हैं कि वह नास्तिक नहीं था, उसकी इस्लाम में आस्था थी। अब कुछ विद्वान कहते हैं जैसे उसने विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित किया, तब कुछ विद्वान कहते हैं कि वह कल्पना जगत में उड़ता था या वह उसकी कल्पना करने की आदत थी। A.L. श्रीवास्तव ने लिखा कि इस कथन में कुछ सत्य अवश्य है। वह ऐसी योजनाएं तैयार करता था जो व्यवहार में असफल सिद्ध होती थी, किंतु यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि उसके सुधारों में, जैसे मुद्रा सुधार, राजस्व सुधार आदि के संबंध में जो उसके सुधार थे, रचनात्मक भी थे और ठोस भी थे, व्यवहारिक भी थे। तो कुछ सुधारों में उसकी राजनीतिक सूक्ष्मदर्शिता की झलक मिलती है। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक आदर्शवादी या कल्पना जगत में उड़ने वाला भी कह सकते हैं और कुछ में वो व्यवहारिक था। उसकी उपयुक्त योजनाएं उसकी कल्पना शक्ति व दूरदृष्टता के साथ उसकी महत्वाकांक्षिता को भी दर्शाती है। उसने वो कार्य किए जो उसकी पूर्ववर्ती सुल्तानों में से किसी ने नहीं किए थे। उसकी योजनाओं का असफल होने का प्रमुख कारण सही समय पर और सही जगहों पर उस योजनाओं को लागू न करना था। तो हमारा ये मानना है कि वह काल्पनिक नहीं था, अभी तो वह अपने समय से बहुत आगे था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी योजनाओं को किस प्रकार से लागू किया और कल्पनाओं में उसका विश्वास नहीं था। उसकी जो सबसे प्रमुख कमी थी कि सही समय पर सही जगह पर वह अपने जो नियम थे या अपनी योजनाओं को उसने कार्यान्वित सही समय पर नहीं किया और अपनी योजनाओं में वह संतुलन कायम नहीं रख सका था और दृढ़ता के साथ उन जो योजना बनाई उसके बारे में वह नियम नहीं बना सका। इस कारण उसकी योजनाएं ऐसे, वह योजनाएं तो बनाता था पर उसके क्रियान्वित करने में वह सक्रियता नहीं दिखाता था और वह उनको जो योजना बनाता था उसकी जो जिम्मेदारी थी वह पूरी तरह से अपने जो अधिकारी वर्ग थे उस पर उसने सोच दी। वो विशेष ध्यान अगर अपनी योजनाओं पर देता और उचित कार्यविधि से वह उनको लागू करता तो उसकी योजनाएं सफल होती और इसका सारा दोष हम सुल्तान को दे सकते हैं। अब जो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद है उन्होंने लिखा कि उसमें
विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण था। डॉक्टर ईश्वर विश्वास ने लिखा कि मोहम्मद तुगलक के चरित्र को ऊपर से देखने से हमें प्रतीत होता है कि उसमें विरोधी तत्वों का आश्चर्यजनक योग था या सम्मिश्रण था। डॉक्टर मेहदी हसन ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया यद्यपि मोहम्मद में विरोधी गुण विद्यमान थे, किंतु वे इस जीवन के विभिन्न कालों में प्रकट हुए थे और उनके लिए स्पष्ट रूप कारण भी विद्यमान थे। इसलिए उसे विरोधी तत्वों का मिश्रण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह जीवन के विभिन्न कालों में प्रकट हुए थे। तो एक तरफ तो डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर मेहदी हसन कहते हैं कि वो विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसके विरोधी तत्व कि उसके जीवन के एक समय प्रतीत नहीं हुए। कुछ जीवन के प्रारंभ में हुए, कुछ जीवन के मध्य में हुए और कुछ जीवन के अंत में हुए। डॉक्टर हुसैन ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि अपने शासन के प्रारंभिक दिनों में सुल्तान संदेहवासी था, किंतु आगे चलकर वास्तव में वह धार्मिक हो गया और जहाँ तक धर्म का संबंध है उस पर एक साथ धार्मिक और अधार्मिक होने का आरोप लगाया जा सकता है। लेकिन मोहम्मद में कुछ हद तक विरोधी तत्व व गुण भी विद्यमान थे। मोहम्मद बिन तुगलक नम्र तो था ही, लेकिन अहंकारी था। इसलिए बर्नी कहता है कि सुल्तान को यह सुनना पसंद नहीं था कि पृथ्वी अथवा स्वर्ग का एक ऐसा भाग है जिस पर आपका अधिकार नहीं है। कभी कभी वह इतना विनम्र और संयमी था कि इब्न बतूता ने नम्रता को उसके चरित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता माना और साधारणतः वह अधिक उदार था, किंतु वह संकीर्ण हृदय भी हो जाता था। इब्न बतूता लिखता है कि उसकी कानून व न्याय के प्रति अत्यधिक श्रद्धा थी। तो इस तरह से कानून व न्याय के प्रति वह अत्यधिक श्रद्धा रखता था। कभी इब्न बतूता कहता है कि कभी तो वह न्यायालय में एक अपराधी की भांति उपस्थित होता था और कभी एक साधारण नागरिक जैसा व्यवहार करता और न्यायाधीश के हाथों कठोर दंड स्वीकार करता। इसके विरुद्ध कभी कभी वह अत्यंत क्रूर अत्याचारी बन जाता था और साधारण अपराधों के लिए भी मृत्युदंड दे दिया करता था। अतः यह उचित ही जान पड़ता है कि उसमें विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण अर्थात गुणों का मेल था। तो हम ये मानते हैं कि हो सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक में विरोधी तत्व रहे होंगे, उसके गुणों में विरोधी तत्व रहे होंगे। गार्डिनर ब्राउन ने मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र का एक उज्ज्वल चित्रण किया है और उसे पागल, रक्त पिपासु, कल्पना जगत में उड़ने वाला होने के आरोपों से मुक्त कर दिया। अर्थात गार्डिनर ब्राउन ने उस पर कोई आरोप नहीं लगाया कि वह कल्पना जगत में उड़ता है या रक्त पिपासु है। उन्होंने उसका उज्ज्वल चित्रण किया और सुल्तान के राज्यकाल के दो प्रसिद्ध विद्वान बर्नी और इब्न बतूता के जो ग्रंथ उपलब्ध हैं वह उस पर वाद विवाद है। इसलिए वो कहते हैं कि ये बर्नी और इब्न बतूता का जो वर्णन है ये पक्षपाती था और सुल्तान के बारे में उन्होंने पक्षपातपूर्ण वर्णन दिया, वस्तुनिष्ठता से उसका उल्लेख नहीं किया। मोहम्मद बिन तुगलक विद्वान था, जिज्ञासु था और सभी क्षेत्रों में निपुण था। मोहम्मद के चरित्र में सभी जो गुण सुल्तान में होते हैं वह था। उसकी बुद्धि कुशाग्र थी, स्मरण शक्ति आश्चर्यजनक थी, ज्ञान प्राप्त करने की पिपासा असीम थी। वह हेतु विद्या, कारण कार्य, जो गणित है, ज्योतिष है, भौतिक विज्ञान है, फारसी साहित्य और काव्य के प्रति गंभीर विद्वान था। तो हम ये मानते हैं कि उसमें अधिक गुण ज़्यादा विद्यमान थे बजाय दोषों के। आत्म प्रकाशन के दोनों कला में, वह लिखने व बोलने में वह दक्ष था और उच्च कोटि का न्यायिक भी था, न्यायाधीश था। सुलेख कला, ललित कला, साहित्यक और विशेषकर संगीत से उसे प्रेम था। वह विद्या और कलाओं का पोषक, संरक्षक और विद्वानों का संरक्षण वह उनका प्रेमी था। तो हम ये मानते हैं कि गार्डिनर ब्राउन ने जो उसके चरित्र का विवरण दिया वह अधिकांश उसमें गुण देखे न कि दोष। तो वास्तव में हम उसके चरित्र को उज्जवल मानते हैं और उसका जो नैतिक जीवन स्तर था वह काफ़ी ऊंचा था। उसका जो नैतिक स्तर है वह ऊंचा था और युगों के व्यसनों से वह सर्वथा मुक्त था। उसमें ऐसी कोई बुराई नहीं थी जो तत्कालीन सुल्तानों या सम्राट में होती है, जैसे व्यसन की या दूसरी जो बुराइयां थी वह सुल्तानों में आमतौर पर पाई जाती है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक इन व्यसनों से दूर था। इब्न बतूता ने सुल्तान की नम्रता और उदारता की भूरी भूरी प्रशंसा की है
और कहा है कि दान पुरस्कार आदि में देने में सुल्तान मुक्त था और वह खुले हाथ से दान देता था, पुरस्कार देता था। तो हम उसके जो चरित्र की अच्छाइयाँ देखते हैं, न कि बुराइयाँ। अपने संबंधियों से भी उसे प्रेम था और अनुराग था। वह सहृदय मित्र था और अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक के प्रति उसका प्रेम, बरनी व दूसरे जो मित्र थे उनके प्रति उसकी सम्मान की भावना हम देखते हैं कि वह काफ़ी उच्च थी। इब्न बतूता के अनुसार वह नैतिकता में विश्वास करता था और धर्म के प्रति भक्ति रखता था। इस्लाम द्वारा निर्धारित दिन में 5 बार वह नमाज पढ़ता था, रोज़े रखता था। स्वभाव व आदत से मोहम्मद तुगलक परिश्रमी था। शासन संबंधी ब्यौरों की चीज़ों के संबंध में उसकी लगन और अध्यवसाय एक कहावत बन गया था। एक सैनिक भांति उसका पालन पोषण हुआ था और अनुभवी सेनानायक के रूप में उसने अनेक युद्ध लड़े, न केवल अपने पिता के काल में और स्वयं के काल में। सैनिक जीवन से उसे विशेष प्रेम था। सभी इतिहासकारों ने एकजुट होकर उसकी इस विषय में काफ़ी प्रशंसा की है। तो हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक में दोषों की बजाय गुण अधिक थे। अब उसके बारे में कहा जाता है कि क्या वह पितृहंता था। यह कहा जाता है कि वह पितृहंता था। फरवरी मार्च 1325 में बंगाल से लौटते वक्त जूना खां, जो मोहम्मद तुगलक था, उसने अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत समारोह के लिए नई राजधानी तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर अफगानपुर में लकड़ी का एक भवन बनवाया था। फरवरी मार्च 1325 में उस भवन के गिरने से सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। उसे तुगलकाबाद में और उसके बाद उसकी बनाई गई कब्र में दफना दिया गया। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि जोना खां उर्फ उगलू खां या मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता की हत्या की, और तत्कालीन इतिहासकारों ने उसके बारे में विभिन्न मत दिए। जैसे बर्नी ने लिखा कि भवन के गिरने का कारण बिजली का गिरना था। यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा कि भवन दैवी प्रकोप से गिर गया था। मलफुजात जो सूफी साहित्य है उसमें लिखा गया है कि गयासुद्दीन ने शेख निज़ामुद्दीन औलिया को परेशान करा था, इसलिए महल गिर गया। इब्न बतूता और इसामी इन दोनों ने माना कि जोना खां ने अपने पिता के विरुद्ध षड्यंत्र किया और उसको महल गिराकर मार डाला। जैसा कि हमने पहले बताया था कि जोना खां ने अपने पिता के स्वागत के लिए एक हाथियों की परेड करवाई और जो महल था वह लकड़ी का था और महल इस प्रकार बना था कि हाथियों की जब परेड हो तो महल का ऊपरी हिस्सा हाथियों से छू जाएगा और महल लकड़ी का महल भर भराकर गिर जाएगा। ऐसा षड्यंत्र इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद तुगलक ने ऐसा षड्यंत्र अपने पिता के लिए किया और वास्तव में ऐसा ही हुआ और लकड़ी का महल भरभराकर गिर गया और सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की और उसके जो दूसरा पुत्र था महमूद, उसकी महल के नीचे गिरकर मृत्यु हो गई। तो हम कुछ लोग ये मानते हैं बाद में निज़ामुद्दीन अबुल फजल और बदायूनी ने मोहम्मद तुगलक को अपने बाप का हत्यारा करार दिया था और क्योंकि इन्होंने इब्न बतूता के मत का अनुसरण किया था। लेकिन यह वाद विवाद का विषय है कि क्या वह पितृहंता था। लेकिन मोहम्मद तुगलक का सुल्तान बनने पर अपनी माँ, अपने परिवार के प्रति प्रेम जो था वह कम नहीं हुआ था और न ही उसके परिवार के किसी सदस्य ने उसका विरोध किया। इसके साथ ही वह गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी था। देर सवेर उसे सुल्तान तो बनना ही था, तो वह पिता की हत्या करके ही सुल्तान क्यों बनना पसंद करता। तेलंगाना पर उसके पहले आक्रमण युवराज के रूप में जब वह था और गयासुद्दीन की मृत्यु की झूठी सूचना मिलने पर विद्रोह बिना दबाए सुल्तान बनने के लिए वह वापस दिल्ली आ गया था। लेकिन इससे उसकी योजना का या उसकी कहते हैं कि उसके चरित्र पर संदेह नहीं किया जा सकता था। अब हम देखते हैं कि वह पिता की हत्या के षड्यंत्र में उसकी भागीदारी, इससे हम साबित नहीं कर सकते। वह कदापि पिता का कातिल नहीं हो सकता। वह अपने पिता का सहभागी था और उसी के अपूर्व सहयोग और कूटनीति से गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बना था। तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है मोहम्मद तुगलक का अपने पिता की मृत्यु में हाथ नहीं था।
तो हम देखते हैं कि उसके जो चरित्र था, जिसमें गुण ज़्यादा थे न कि दोष, लेकिन एक शासक की दृष्टि से वह नितांत असफल रहा और उससे उत्तराधिकार में एक विशाल साम्राज्य मिला था। उसकी मृत्यु के पूर्व अंतिम दिनों में दिल्ली सल्तनत का आकार बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया और दक्षिणी व पूर्वी बंगाल स्वतंत्र हो चुके थे। मृत्यु के समय में सिंध भी उसके हाथों से निकला जा रहा था और शासन को नए ढांचे में ढालना, राजस्व व्यवस्था और मुद्रा को वैज्ञानिक आधार पर खड़ा करना, ये मोहम्मद तुगलक की महत्वाकांक्षी योजनाएं थी और उसकी अभिलाषा थी कि राजधानी साम्राज्य के केंद्र में हो। लेकिन ये सब योजनाएं उसकी असफल हो गई और जनता को इसके कोप का भाजन बनना पड़ा। बर्नी ने उसकी विफलता और विद्रोह के बारे में दुखी बातें की, जिससे पता चलता है कि वह अपनी विफलताओं को भली भांति जानता था। आधुनिक लेखकों का कहना है कि अपनी शासन संबंधी विफलताओं के लिए मोहम्मद स्वयं दोषी नहीं था, उससे सफलता मिलती, लेकिन परिस्थितियां उसके विरुद्ध थी, लोग पिछड़े हुए थे और वह अपने समय से बहुत आगे था। उलेमा उसके विरोधी थे। तो मैं मानता हैं कि उसके जो चरित्र थे वो काफ़ी उच्च था। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव लिखते हैं कि उसकी विफलता का दायित्व उसके चरित्र के दोषों और कमियों पर था और उसमें संतुलन, व्यवहारिक निर्णय शक्ति, सामान्य बुद्धि का अभाव था, धर्मशास्त्रों की शिक्षाओं का उस पर प्रभाव था। उसके ज्ञान का आधार पुस्तकें थी, न कि व्यवहारिक जीवन का अनुभव। उसमें मानवीय चरित्र को परखने, दूसरों में अपना विश्वास उत्पन्न करने और संबंधियों से अच्छे संबंध बनाए रखने का अभाव था। उसका एक व्यसन था कि वह काल्पनिक योजनाएं बनाया करता था। कागज पर की योजनाएं ठोस होती थी, लेकिन जब उन्हें क्रियान्वित किया जाता था तो वह निष्फल सिद्ध होती थी। स्वभाव से उसमें धैर्य की कमी थी और योजना के पूरा होने में से पहले ही वह उसे योजनाओं को छोड़ देता था। इसमें संदेह नहीं कि इसमें जल्दीबाजी अत्यधिक मात्रा में विद्यमान थी। उग्र स्वभाव का होने के कारण वह जल्दी उत्तेजित हो जाता था और एक बार क्रुद्ध होने से वह अपने मस्तिष्क का संतुलन खो बैठता था। दंड देते समय वह विवेक से काम नहीं लेता था और भीषण अपराधों के साथ साथ साधारण अपराधों के लिए भी मृत्युदंड दे दिया करता था। ये जो विवरण है ये बर्नी हम देखते हैं कि बर्नी के जो उद्धरण है या बर्नी की जो रचना है उसके आधार पर है। और बर्नी हम देखते हैं कि उलेमा वर्ग से था, इसलिए उलेमा वर्ग का होने के कारण, क्योंकि उलेमा वर्ग ऐसा था जिसको मोहम्मद तुगलक ने अपने विशेषाधिकारों से या एकाधिकारों से वंचित कर दिया था, तो विरोधी होने के कारण बर्नी ने कुछ अतियोक्तिपूर्ण विवरण दिया है। उसने लिखा कि भावुक होने के कारण वह सोचा करता था कि मेरी उदारता के बावजूद लोग अकारण मेरे विरोधी हो गए, इसलिए उन्हें दंड मिलना चाहिए। उसकी विफलता का यही मुख्य कारण था। पर मोहम्मद तुगलक, हम मानते हैं कि मोहम्मद तुगलक का शासनकाल असफलपूर्ण योजनाओं का काल होते हुए भारतीय मध्यकालीन इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह पहला सुल्तान था जिसने इतनी नवीन योजनाएं बनाई और जो अपने समय से बहुत आगे थी, और उसमें एक प्रशासक के गुण होते हुए भी वे सभी गुण विद्यमान थे कि जो एक अच्छे आदर्श शासक के लिए होने चाहिए। वह जनता का हितैषी था, पर योजना के क्रियान्वयन में वह सक्षम नहीं था। यही उसके सबसे बड़ा दोष था। यद्यपि दिल्ली सल्तनत सिकुड़ गई थी, लेकिन उसे भारत के इतिहास में नए प्रयोग करने वाला राजा कहा जाता है या मुद्रा ढालने वाला सुल्तान कह सकते हैं। उसका नैतिक स्तर ऊंचा था, वह विद्वान, वह ज्ञानी था। तो हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो चरित्र था ये काफ़ी ऊंचा था। वह अपनी योजनाएं को समय से पूर्व लागू की उसने, या वह अपने समय से बहुत आगे की सोचने वाला राजा था। थैंक यू।